पोद्दार और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। और गुजरात चुनाव 2017 की खास प्रस्तुति राजकारण गुजरात में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली कड़ी में हम आपको गुजरात के 1960 से लेकर के 1998 तक की कहानी बताएंगे, जब भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। गुजरात की इस दौर की राजनीति को हम 4 कालखंडों में आपको समझा सकते हैं। पहला 1960 से 1971 तक का दौर, उसके बाद 1972 से 1980 तक का दौर, उसके बाद तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 1980 से 1990 तक का दौर, और फिर फाइनली 1990 से 1998 तक का दौर। अगर बात करें तो 1960 का वो दशक, 1960 से 1970 तक का जो दशक था, वो पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जीवराज नारायण मेहता। 1962 में चुनाव होते हैं और उस चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि गुजरात में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती है और जीवराज नारायण मेहता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस वक्त कामराज प्लान आ गया था, जिसके तहत कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और युवाओं को मौका दिया जाने लगा। जीवराज नारायण मेहता को इस्तीफा देना पड़ा और अगले मुख्यमंत्री बने बलवंत राय मेहता, जिन्हें भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उस वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था और बलवंत राय मेहता एक विमान से पाकिस्तान की सीमा से करीब से गुजर रहे थे। उसी वक्त लड़ाकू विमान पाकिस्तान की तरफ से आता है और उनके विमान को मार गिराता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बलवंत राय मेहता संभवतः भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान की लड़ाकू विमान हमले में जान गंवानी पड़ी हो। उनके निधन के बाद अगले मुख्यमंत्री बनते हैं हितेंद्र देसाई। उसके बाद 1967 में चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करती है और हितेंद्र देसाई को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उस दौर में भले ही कांग्रेस जीत रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वो कमजोर पड़ रही थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था 1969 में कांग्रेस का बंटवारा। कांग्रेस के कद्दावर और पुराने नेता, जिन्हें सिंडिकेट भी कहा जाता था, उनके और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके बाद कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला इंदिरा गांधी के साथ चला जाता है, जिसे कांग्रेस आर कहा जाता है, और दूसरा कद्दावर नेताओं के साथ, सिंडिकेट नेताओं के साथ चला जाता है, जिसे कांग्रेस ओ कहा जाता है। क्योंकि मोरारजी देसाई कद्दावर नेता थे और गुजरात से ही आते थे, इस वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस ओ वहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ बढ़ती है और वहीं कांग्रेस आर जो है कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। बहरहाल 1971 के बांग्लादेश युद्ध को जीतने के बाद भारत में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि गुजरात में कांग्रेस आर को भारी जीत मिलती है 1972 में, जब कांग्रेस आर को 140 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें मिलती हैं, वहीं जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिलती हैं। अब सवाल ये उठा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे चिमन भाई पटेल, लेकिन उनकी अति महत्वाकांक्षी होने के कारण इंदिरा गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री न बना करके घनश्याम ओझा को मुख्यमंत्री बना दिया, जो केंद्र में उद्योग राज्य मंत्री थे। घनश्याम ओझा मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पकड़ संगठन पर नहीं थी। वहीं इसके ठीक उलट चिमन भाई पटेल की संगठन पर मजबूत पकड़ थी। मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की कसक लिए चिमन भाई पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 1973 में 70 विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और समर्थन वापस ले लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लास्ट में चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बनते हैं और घनश्याम ओझा को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन गुजरात में दूसरों को सत्ता से बाहर करने वाले चिमन भाई पटेल खुद भी अपनी गद्दी ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाते हैं, अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है गुजरात नवनिर्माण आंदोलन। दिसंबर 1973 में एक कॉलेज के मेस से शुरू हुआ आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल जाता है। बढ़ती महंगाई के कारण जनता भी इसका समर्थन कर देती है और उस वक्त एक नारा प्रचलित हुआ था कि चिमन चोर गद्दी छोड़। उसी तरीके से सरकार ने भी इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अंततः ये हुआ कि चिमन भाई पटेल को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। 1974 में उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ये विधानसभा भंग कर दी गई थी। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण एक सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत की राजनीति में ये एक बड़ी बात है। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन
आगे चलकर एक प्रेरणा स्रोत बनता है संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए। उधर चिमन भाई पटेल भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी किसान मजदूर लोक पक्ष नाम की पार्टी बना लेते हैं। अब बात करते हैं 1975 की। इंदिरा गांधी और कांग्रेस का पूरे देश में विरोध हो रहा था। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन अभी हाल ही में खत्म हुआ था। इस वजह से गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होना, इसकी बात बहुत कम लोग सोच रहे थे और हुआ भी ऐसा ही। 1975 के चुनाव में जहां एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आर है, तो दूसरी तरफ जनता मोर्चा है। जनता मोर्चा के अंदर जनसंघ है, कांग्रेस ओ, स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी है। और उसी तरफ हम देखते हैं कि चिमन भाई पटेल की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है और नतीजे भी कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ आते हैं। कांग्रेस को 75 सीटें मिलती हैं, जनता मोर्चा को 88 सीटें मिलती हैं, वहीं चिमन भाई पटेल को 12 सीटें मिलती हैं। चुनाव के बाद चिमन भाई पटेल, जिनके पास 12 सीटें हैं, वो अपना समर्थन जनता मोर्चा को दे देती है, जिसके बाद जनता मोर्चा की सरकार बनती है और पहली बार गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिनके मुखिया होते हैं बाबू भाई पटेल। इतने जोड़ तोड़ के साथ बनाई गई सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और विधायक अपना समर्थन खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से बाबू भाई पटेल को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। नाराज विधायकों को कांग्रेस अपने साथ लेकर एक सरकार बनाती है, जिसमें माधव सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन गठजोड़ और जोड़ तोड़ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और माधव सिंह सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद फिर से बाबू भाई पटेल सत्ता में आते हैं, लेकिन वो भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाते हैं और उनको भी 1980 में इस्तीफा देना पड़ता है और इस तरह से 1980 के बाद ये विधानसभा भंग करनी चाहते हैं। माधव सिंह सोलंकी का जाना और बाबू भाई पटेल का सत्ता में वापस आना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 1977 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ी और जनता पार्टी को बहुमत मिला और जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद गुजरात विधानसभा में जोड़ तोड़ कर जुटाए गए समर्थन को बरकरार रख पाना मुश्किल हो गया था। बहरहाल जनता पार्टी की सरकार गुजरात और केंद्र दोनों ही जगह 3 साल से ज्यादा नहीं चल पाई और लगभग 3 साल के बाद ही कांग्रेस दोनों जगह वापस आ गई। आइए बात करते हैं गुजरात की राजनीति के तीसरे चरण की, यानी 1980 से 1990 तक की कहानी। 1980 में चुनाव होते हैं, 1980 में कांग्रेस सत्ता में आती है और माधव सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। माधव सिंह सोलंकी अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके बाद 1985 में फिर से चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस सत्ता में आती है और इस बार अमर सिंह चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अमर सिंह चौधरी एकमात्र आदिवासी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा कारण इस वक्त बनी खाम सिद्धांत, जिसमें के स्टैंड करता है क्षत्रिय के लिए, एच फॉर हरिजन, ए फॉर आदिवासी, एम फॉर मुस्लिम। इन्हीं लोगों को ज्यादा टिकट दिए गए, जिसके कारण से 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है 149 सीट लेकर के। अब हम आ गए हैं गुजरात की राजनीति के चौथे चरण पर। अब हम देखते हैं कि 10 साल तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के राज के बाद एंटी इनकम्बेंसी आना स्वाभाविक ही था। उसके बाद जिस तरह से खाम थ्योरी को लाया गया, इस वजह से पाटीदार कांग्रेस से नाराज हो गए और भाजपा का समर्थन करने लगे। ऐसे में कांग्रेस का कमजोर होना और भाजपा का मजबूत होना स्वाभाविक ही था। केंद्र में क्योंकि जनता दल की सरकार थी और गुजरात में जनता दल के नेता थे चिमन भाई पटेल। 1990 के चुनाव में जनता दल को 70 सीटें मिलती है, भाजपा 67 सीटें ले जाती है और कांग्रेस को केवल 33 सीटें से संतोष करना पड़ता है। इसके साथ ही जनता दल और भाजपा मिलकर सरकार बनाते हैं, जिनके मुखिया चिमन भाई पटेल बनते हैं। चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनके साथ ही केशु भाई पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ये सरकार अपना 1 साल भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि जनता दल और भाजपा के बीच हिंदुत्व को लेकर मतभेद हो गए, जिसकी वजह से अयोध्या रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद भाजपा ने जनता दल केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और केंद्र सरकार गिर गई और ठीक यही हाल गुजरात में भी हुआ। इसके बाद चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर चिमन भाई पटेल इतनी आसानी से अपनी सरकार नहीं गंवा सकते थे।
इसके बाद वो जनता दल गुजरात के नाम से एक पार्टी बनाते हैं और कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं और सरकार बचाने में कामयाब रहते हैं। चिमन भाई पटेल और कांग्रेस की गठजोड़ की ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है। 1994 में कुर्सी पर रहते हुए ही चिमन भाई पटेल का निधन हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से छबील दास मेहता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 1990 के चुनाव में बेशक भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन 1995 के चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत पा लिया। जी हाँ, 1995 में भाजपा के 3 बड़े नेता थे जिस जीत के पीछे पहले थे नरेंद्र मोदी जो प्रदेश संगठन मंत्री थे, और दूसरे नंबर पे थे केशुभाई पटेल, और तीसरे थे शंकर सिंह वाघेला। लेकिन मुख्यमंत्री का पद केशुभाई पटेल को ही दिया गया। केशुभाई पटेल जहां पाटीदार समुदाय से आते थे, वहीं शंकर सिंह वाघेला दरबार समुदाय से आते थे। शंकर सिंह वाघेला भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यही कसक कहीं न कहीं खजुराहो कांड को अंजाम देती है। कुछ ही महीने बाद जब केशुभाई पटेल अपनी पहली विदेश यात्रा पर बाहर जाते हैं, ठीक उसी समय शंकर सिंह वाघेला लगभग 50 विधायकों को खजुराहो लेकर चले जाते हैं और खजुराहो में वो तख्ता पलट की योजना बनाते हैं। लेकिन उनको मनाने के लिए केंद्र यानी कि भाजपा की केंद्र की बात कर रहा हूँ, जो हाईकमान है, वहां से अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत जाते हैं उनको मनाने के लिए। लेकिन उनके सामने शंकर सिंह वाघेला 2 मांगे रखते हैं। पहली, एक तो मोदी को गुजरात से बाहर किया जाए, दूसरा केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री से हटाया जाए। अब इसी का नतीजा ये होता है कि सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर कर दिया जाता है और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बनने से इस बार तो चूक जाते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें रुकने नहीं देती। वो भाजपा के बागी विधायकों को लेकर राष्ट्रीय जनता पार्टी के नाम से एक अलग दल बनाते हैं और कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करके 1996 में अपनी सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। महज 1 साल के बाद ही कांग्रेस और उनके बीच चले मतभेद के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ता है और दिलीप भाई पारिख जो उन्हीं के पार्टी से हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इतने सालों से जोड़ तोड़ की राजनीति को झेलने वाले गुजरात की जनता 1998 में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ लाती है और केशुभाई पटेल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये थी कहानी 1960 से लेकर 1998 तक की गुजरात की राजनीति की। इससे आगे की कहानी आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।